मोस्ट वेलकम बैक आवर मैराथन। हम इरिगेशन का क्विक रिवीजन देख रहे थे जिसमें लास्ट पॉइंट बच गया था। लास्ट वीडियो है, चलिए इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आज इसको ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वाटर इन द सॉइल विच इज इन एक्सेस ऑफ द hygroscopic and capillary water and which can be moved freely downward when the soil is porous and drainage available is called, तो उसे हम फ्री वाटर कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, कंटिन्यू करते हैं कैसे समझना है। द वाटर इन द सॉइल विच एक्सेस ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर जो होता है सो कैपिलरी वाटर एंड विच मूव फ्रीली डाउनवर्ड, जो फ्रीली डाउनवर्ड मूव करता है। एंड सॉइल पोरस है अवेलेबल वाटर, जैसे पोरस होगा फ्रीली अवेलेबल होगा, माने आसानी से उसको मतलब पौधा यूज कर सकता है, तो उसे हम फ्री वाटर कहते हैं। जो पोरस होगा फ्रीली होगा उसे फ्री वाटर बोलेंगे। ओके, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं इसमें है। आगे देखिए, थोड़ा सा बहुत ही मतलब कम कंबाइंड करके लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फ्री वाटर या ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। तो आप इरिगेशन में कॉपी में पढ़े होंगे, जो मैंने आसानी से अवेलेबल होता है उसी को तो हम फ्री वाटर बोलते हैं। फ्रीली जो होता है सो होता है। देखिए, वाटर दैट कैन बी फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंड अवेलेबल ड्रेनेज, ना बोले कि फ्रीली अवेलेबल होता है ड्रेनेज के लिए एंड कॉल्ड फ्री वाटर। जो फ्रीली अवेलेबल होता है ना, फ्रीली अवेलेबल अंडर द ग्रेविटी अवेलेबल ड्रेनेज इज कॉल्ड फ्री वाटर। ठीक है। कैपिलरी वाटर, द वाटर रिटेंड कैपिलरी वाटर बोल रहा है। तो इस ध्यान दीजिएगा, कैपिलरी वाटर पहले तो फ्री वाटर या तो ग्रेविटी वाटर दोनों होता है, फेरी वाटर या तो ग्रेविटेशनल वाटर दोनों एक ही होता है। तो ये भी देखिए कैपिलरी वाटर आ गया। तो कैपिलरी वाटर दूसरा पॉइंट है। द वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल विथ इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग जो कैपेसिटी होता है ना उसके हिसाब से जो रोक के रखता है ना, रोक कर। द वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल विथ इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अंडर द टेंशन, मैंने टेंशन के अगेंस्ट जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने सॉइल का कह रहा है ना, कितना मॉइस्चर को कंटेन करके रख सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। ओके, तो आप रीड करके कंफर्म कर रहे हैं। द वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल विथ इट्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अंडर द टेंशन, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। सॉइल मतलब होता है ना, वाटर को कंसिस्ट करके रखता है, रोक के रखता है, तो उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। ठीक है। ये प्लांट यूज करता है इसी को। तो आपसे पूछ सकता है कि प्लांट कौन सा यूज करता है, तो कैपिलरी वाटर को प्लांट यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए। अब है हाइग्रोसिप वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, द वाटर दैट इज सैंड विचेड और adsorbed और टाइटली हेल्ड बिटवीन द कोलोइडाइल सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। मतलब हाइग्रोस्कोपिक होना कि बहुत ज़्यादा हाइट पे हो गया, इस सॉइल को मतलब इसमें पेड़ पौधे को एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया अच्छे अच्छे पॉइंट। बिकॉज ऑफ द लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज ब्लैंक द पॉइंट इरिगेशन द मोर सुटेबल परमिएबल सॉइल, तो चेक फ्लडिंग। तो यहाँ याद करने का की पॉइंट है, हर क्वेश्चन में की पॉइंट पकड़िए कैसे याद करना है। अगर बोलेगा परमिएबल सॉइल के लिए तो चेक फ्लडिंग होगा। अगर कह रहा है कि लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज इरिगेशन मोर सुटेबल परमिएबल सॉइल, अगर कोई भी बोलेगा कि मोर सुटेबल कौन सा इरिगेशन होगा परमिएबल सॉइल का, अगर कोई परमिएबल सॉइल है उसके लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा, सुटेबल परमिएबल सॉइल का। जो परमिएबल सॉइल है ना उसके लिए मोस्ट सुटेबल इरिगेशन कौन होगा, परमिएबल सॉइल के लिए। परमिएबल जो सॉइल होता है ना उसके लिए मोस्ट सुटेबल इरिगेशन कौन होगा, चेक फ्लडिंग। परमिएबल के लिए चेक फ्लडिंग। ओके, आगे चलते हैं। द बेसिक अजम्पशन ऑफ द प्लॉटिंग द डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशन इज फॉर द गिवन रेनफॉल ड्यूरेशन द एवरेज डेप्थ डिक्रीज, फिर उसके बाद देन द एरिया एक्सपोनेंशियली। कहने का मतलब है कि द अजम्पशन ऑफ द प्लॉटिंग द डेप्थ एरिया ड्यूरेशन रिलेशनशिप इज अ गिवन रेनफॉल ड्यूरेशन, जो रेनफॉल होता है ना तो रेनफॉल ड्यूरेशन दे रहा है। द एवरेज डेप्थ होता है डिक्रीज करेगा और एरिया एक्सपोनेंशियली। ओके, आगे बढ़ते हैं। एगो तो सिल्ट एक्सक्लूडर होता है, ध्यान दीजिएगा, एगो सिक्स एक्सट्रैक्टर या इजेक्टर हो जाता है। तो दोनों नाम एक ही जैसा है लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखना है। अगर सिल्ट एक्सट्रैक्टर बोलेगा EXC एलुडर एक्सक्लूडर एक्सक्लूडर, अगर सिल्ट एक्सक्लूडर बोलेगा तो या तो सिल्ट एक्स ट्रैक्टर या इजेक्टर बोलेगा तो दोनों में अंतर हो जाएगा। तो देखिए EXC है, यहाँ पे EXTR है। तो देखिए अगर सिल्ट एक्स क्लूडर बोलेगा तो मतलब पानी में सिल्ट माने नहर उहर में सिल्ट मेन कैनाल में सिल्ट इंटर करने से पहले ही बाहर निकाल देगा, तो एक्सक्लूडर हो जाएगा, एक्सक्लूडर हो जाएगा। वही सिल्ट एक्सट्रैक्टर बोलेगा,
या तो इजेक्टर बोलेगा, तो नहर में, मेन नहर में पानी में आपका सिल्ट एंट्री कर जाएगा, उसके बाद निकालेगा तो हुआ सिल्ट एक्सट्रैक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही है, एंट्री ऑफ द सिल्ट इनटू द कैनाल कंट्रोल्ड, मैं एंट्री कंट्रोल कर रहा है तो कौन होगा, इक्स इक्स से एक्स सेल्डर एक्सकेल्डर एक्सक्लूडर एक्सक्लूडर बोलते हैं, एक्सक्लूडर, सी से मत पढ़िए उसको, सी पढ़िए, एक्सक्लूडर पढ़ेंगे। ओके, एंट्री करने से पहले एक्सक्लूडर, वही एंट्री कर जाएगा तो कौन होगा, सिल्ट एक्सट्रैक्टर या इजेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एरिया इज नोन एज द वाटर लॉक्ड वेन ड्रेनेज इज बाई ग्रेविटी स्टॉप। कहने का मतलब है कि कब हम कहेंगे कि आपका एरिया जो है वाटर लॉक्ड हो गया है, जब आपका ड्रेनेज रुक जाएगा तब, ड्रेनेज बाई ग्रेविटी स्टॉप, जो ग्रेविटी स्टॉप कर देगा ड्रेनेज बाई ग्रेविटी स्टॉप, तो उसको बोलते हैं हम कौन, लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया। ओके, आगे बढ़िए। रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप, ये बहुत पॉपुलर पॉइंट है, हर क्वेश्चन बनते रहता है अलग अलग टाइप से। तो रबी क्रॉप वही विंटर वाला क्रॉप्स होगा, खरीफ क्रॉप जो होता है मानसून क्रॉप। ओके, तो देखिए यहाँ पे दीज आर एग्रीकल्चरल क्रॉप, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है दैट सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन, कैसे बोलते हैं, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। कहने का मतलब है कि रबी क्रॉप जो है ना एग्रीकल्चरल क्रॉप से, आपसे पूछ सकता है एग्रीकल्चरल क्रॉप से होता है, तो रबी क्रॉप एग्रीकल्चरल क्रॉप है दैट सोन इन विंटर, इसको हम विंटर में रोपते हैं और उसके बाद स्प्रिंग में काटते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि विंटर में कौन सा रोपते हैं, तो रबी क्रॉप को, ठंडा वाला क्रॉप रबी, जिस रबी से ठंडा में, तो वही विंटर क्रॉप रबी क्रॉप, और स्प्रिंग क्रॉप जो होता है ना, ओके, वो रबी क्रॉप काटा जाता है। तो यही कंफर्म करना है, रबी क्रॉप में रोपते कब है, काटते कब है। तो स्प्रिंग में बोला काटते हैं, तो स्प्रिंग में हम किसको काटते हैं, स्प्रिंग में, तो याद कीजिए स्प्रिंग में हम रबी क्रॉप को काटते हैं और विंटर में रोपते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप इसको हम मानसून क्रॉप बोलते हैं। ओके ना, और एटम क्रॉप बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मानसून क्रॉप किसको बोलते हैं, एटम क्रॉप किसको बोलते हैं, तो खरीफ को। ये मानसून क्यों बोल रहे हैं कि जैसे धान है जो खरीफ क्रॉप है, तो जानते ही ना कि आप धान को बारिश के सीजन में रोपते हैं, तो वही मानसून क्रॉप्स हो गया, और एटम क्रॉप हो गया खरीफ क्रॉप। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सोन इन एटम हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। अब देखिए हार्वेस्ट किसको कर बोलते हैं, स्प्रिंग में किसको हार्वेस्ट करते हैं, तो रबी क्रॉप्स को, उस तरह से पकड़िए। आगे चलते हैं। देखिए कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए विच ऑफ दिज डज नॉट रिलेट टू द जोन ऑफ द एरेशन इन द सॉइल प्रोफाइल द सेचुरेटेड जोन। कहने का मतलब है कि विच ऑफ द दिज डज नॉट रिलेटेड टू द जोन ऑफ एरेशन इन द सॉइल प्रोफाइल, कौन सा जो जोन एरेशन से नहीं है। यहाँ तो देखिए, तो जोन ऑफ एरेशन रूट सॉइल वाटर जोन, रूट सॉइल जो वाटर जोन होता है ना वो एरेशन हो जाता है। इंटरमीडिएट जोन ये भी होता है एरेशन वाला, फिर कैपिलरी वाटर जोन ये भी हो जाता है एरेशन वाला, ये सब एरेशन वाला हो जाता है। ठीक है ना, रूट सॉइल वाटर जोन, फिर इंटरमीडिएट जोन, फिर कैपिलरी वाटर जोन, ये सारे के सारे एरेशन जोन में आते हैं। यहाँ देख लीजिए विच ऑफ दीज डज नोट रिलेट टू द जोन ऑफ एरेशन सॉइल, कौन इसमें से एरेशन सॉइल नहीं होता। कैपिलरी जोन तो होबे करता है एरेशन में, इंटरमीडिएट जोन भी होता है, सॉइल वाटर जोन भी होता है, लेकिन सेचुरेटेड जोन नहीं होता है। सेचुरेटेड जोन एरेशन में नहीं होता है। कौन कौन होता है, कैपिलरी जोन होता है, इंटरमीडिएट होता है, सॉइल वाटर जोन होता है। ओके, आगे देखते हैं। ड्रिप इरीगेशन के बारे में बताया गया कि एडवांटेज क्या होता है उसका। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ड्रिप इरीगेशन। तो ड्रिप इरीगेशन का एडवांटेज ये है कि रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन हो जाता है वीड में, पहला है। और तीसरा एड में से है कि सॉइल इरोजन, इरोजन भी कम जाता है। ओके, तो इसमें दो एडवांटेज है ड्रिप इरीगेशन का। आप पीछे और है, तो ड्रिप इरीगेशन का पहला एडवांटेज कौन सी है, रिडक्शन इन वीड, रिडक्शन हो जाता है वीड में, रिडक्शन इन वीड एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। रिडक्शन होता है रिडक्शन इन वीड और रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। रिडक्शन इन वीड तो मतलब अलग पॉइंट होता है कि ड्रिप इरीगेशन से आपको रिडक्शन इन वीड हो जाता है, लेकिन इरोजन तो अच्छा बात है कि इरोजन कम जाता है ड्रिप इरीगेशन में। ओके, यहाँ पे देखिए एडवांटेज, इंक्रीज द वाटर यूज इफिशियंसी, उसका यूज इफिशियंसी बढ़ जाता है ड्रिप इरीगेशन में, डायरेक्ट रूट जोन में देते हैं तो इंक्रीज द वाटर इफिशियंसी बढ़ जाता है। बेटर क्रॉप इल्ड, बेटर क्रॉप इल्ड मैंने बहुत अच्छा क्रॉप का विकास हो जाता है। इनफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, इनफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, इनफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी होता है इसमें। इफिशियंट एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ द फर्टिलाइजर थ्रू द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो देखिए पहला कुछ कह रहा है कि इंक्रीज वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, बेटर क्रॉप यील्ड हो जाएगा, इनफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, इनफॉर्म एंड बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल यूज्ड फर्टिलाइजर थ्रू द
फर्टिलाइजेशन, इफिशिएंट, इकोनॉमिकल यूज हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बता ही दिए थे, इससे आगे जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग द डाउन स्ट्रीम सीट पाइल इन बैराज। बैराज में डाउन स्ट्रीम सीट पाइल क्यों प्रोवाइड करते हैं? ध्यान लगाइए, बैराज में डाउन स्ट्रीम सीट पाइल क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो कंट्रोल फेल्यूर ड्यू टू पाइपिंग, जो इसमें फेल्यूर जो होता है ना किसमें, बैराज में, उसको कंट्रोल करने के लिए ड्यू टू पाइपिंग, पाइपिंग के चलते मतलब फेल्यूर होता है बैराज में, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं किसका, सीट पाइल का, प्रोवाइडिंग द सीट पाइल था। कहाँ, बैराज में हम सीट पाइल प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? तो फेल्यूर से बचाने के लिए। ओके, हाई वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, हाई वैल्यू एग्जिट ग्रेडियंट रहेगा ना, वहाँ पे फेल्यूर से बचाने के लिए हम पाइपिंग में यूज करते हैं बैराज में सीट पाइल। ठीक है, आगे देखिए, द सेफ वॉल्व इन डैम। डैम में सेल्फ वॉल्व कौन होता है? सेफ वॉल्व इन डैम। डैम देखें ना आप, डैम, तो डैम में सेल्फ वॉल्व कौन होता है? द स्पिलवे। स्पिलवे जो होता है ना, सेफ वॉल्व होता है इन डैम। सेफ वॉल्व इन डैम, सेफ वॉल्व ना डैम में ना, स्पिलवे। ठीक है, अब कह रहा है कि विच मेथड गिव एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन हिली एरिया। विच मेथड इज गिवन एक्यूरेट, अगर एक्यूरेट बोलेगा तो ये होगा, और मोस्ट एक्यूरेट बोलता है तो अर्थमेटिकल मीन मेथड होता है। अगर कह रहा है कि एवरेज रेनफॉल आपको निकालना ही है, एवरेज रेनफॉल, और कहेगा कि मोस्ट एक्यूरेट बोलेगा तो हो जाएगा अर्थमेटिकल, वैसे सिर्फ बोलेगा तो आइसोहेडल मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही बोला है, कह रहा है बीच मेथड गिव एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल इन हिली एरिया। हिली एरिया में बोल रहा है, ऐसी एक्यूरेट मेथड कौन होगा? हिली एरिया में निकालना एवरेज रेनफॉल, हिली एरिया है, एवरेज रेनफॉल निकालना है, तो उसमें कौन सा मेथड हो जाएगा? वो आइसोहेडल मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। थिकनेस ऑफ द कंक्रीट लाइनिंग फॉर अ कैनाल गवर्ड बाई, कहने का मतलब कंक्रीट लाइनिंग जो करते हैं ना, वो क्यों करते हैं हम? तो रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्प्रीवियस एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, इम्प्रीवियस होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्रीवियस, हाँ इम्प्रीवियस के लिए, और स्ट्रेंथ भी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए भी करते हैं। थिकनेस ऑफ कंक्रीट लाइनिंग, कंक्रीट लाइनिंग का जो थिकनेस देते हैं ना, कहलाते हैं इम्प्रीवियस के लिए और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए। ओके, आगे चलते हैं। बीच सिस्टम वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड थ्रू द क्रॉप पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट पेरेनियल इरिगेशन। मैंने रिक्वायरमेंट के अनुसार से आपको पानी जब जब चाहिए वो पूरा करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा कर रहा था, पेरेनियल, सालों भर पानी की जरूरत पड़ता है तो उसको पेरेनियल इरिगेशन बोलते हैं। इन बीच सिस्टम द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड थ्रू द क्रॉप पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट, क्रॉप पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट, उसको पेरेनियल इरिगेशन बोलते हैं। हाँ, पेरेनियल इरिगेशन बोलते हैं। ओके, तो पेरेनियल इरिगेशन समझ गए होंगे ना, पेरेनियल जो रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी पूरा कर देता है। अब आगे चलिए। सिपोलेटिव वेयर हैज साइड स्लोप, वन हॉरिजेंटल फुल वर्टिकल। सिपोलेटिव वेयर बोलेगा तो वन हॉरिजेंटल फुल वर्टिकल, फोर वर्टिकल। कह रहा है कैनाल आउटलेट आर ऑल्सो कोल्ड कैनाल मॉडुलस। कैनाल जो आउटलेट होता है उसको क्या कहते हैं? कैनाल आउटलेट को, कैनाल जो होता है ना उसका आउटलेट को क्या बोलते हैं? कैनाल मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इरिगेशन इफिशिएंसी ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, इरिगेशन इफिशिएंसी बोला है, ध्यान लगाइएगा क्वेश्चन में, इरिगेशन इफिशिएंसी बोला है तो किसका रेशियो होता है इरिगेशन इफिशिएंसी? वाटर एक्चुअल यूटिलाइज बाय द ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप को ग्रोथ के लिए जितना वाटर लगता है सो, और उसके बाद वाटर अप्लाइड इन फील्ड, उसको बोलते हैं वाटर में इरिगेशन इफिशिएंसी, इरिगेशन इफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन इफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन सिस्टम किसको बोलते हैं? जितना डेवलप करने में लगता है ना वाटर, एक्चुअल यूटिलाइज बाय वाटर ग्रोइंग द क्रॉप, क्रॉप को ग्रोइंग करने के लिए एक्चुअल जो वाटर लगता है टू द वाटर अप्लाइड फील्ड, जितना टू द वाटर अप्लाई फील्ड, जितना फील्ड पर अप्लाई किए बटा में जाएगा और जितना यूज किया ऊपर रह जाएगा, यही रेशियो होता है वाटर अप्लीकेशन, वाटर यूज इफिशिएंसी, यूज इफिशिएंसी, इरिगेशन माने इरिगेशन यूज इफिशिएंसी हो जाता है, यही तो होता है, जितना लगा से बट अप्लाइड किए से। आगे चलते हैं। द क्यूट स्पिलवे इज जनरली प्रोवाइड अर्थन डैम। क्यूट जो होता है ना, CHUT, क्यूट स्पिलवे जनरली प्रोवाइड विथ अर्थन डैम। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू कैनेडी नन सिल्टिंग एंड नन स्कोरिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। कहने का मतलब कैनेडी जो पढ़ते हैं ना, लैसियो कैनेडी, तो कैनेडी के अनुसार नन सिल्टिंग और नन स्कोरिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सब नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू कैनेडी नन सिल्टिंग एंड नन स्कोरिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके ना, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? जिसमें ना ही स्कोरिंग होता है, ना ही सिल्टिंग होता है, ना ही स्कोरिंग होता है, ना ही सिल्टिंग होता है कैनेडी के अनुसार, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, अब चले। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांटेनेशन टाइप ऑफ क्रॉप? टी। प्लांटेनेशन टाइप का क्रॉप कौन होता है? प्लांटेनेशन टाइप का क्रॉप टी हो जाता है। आगे देखिए।
देखते हैं द सरफेस रन ऑफ इज क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रीच द स्ट्रीम चैनल। कहने का मतलब है ना कि सरफेस रन अप जो होता है, सरफेस रन अप ऑफ द सरफेस रन अप इज क्वांटिटी ऑफ वाटर द सरफेस रन अप इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो सरफेस रन अप ना होता है, पानी जो बता है सरफेस पर, तो उसका सरफेस रन अप ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, सरफेस रन अप जो होता है से द सरफेस रन अप ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रीच द स्ट्रीम चैनल। सरफेस रन अप जो होता है ना, कहाँ पहुँच जाता है? स्ट्रीम चैनल तक पहुँच जाता है। सरफेस रन ऑफ इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रीच स्ट्रीम चैनल, सरफेस रन जो स्ट्रीम चैनल पहुंच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपकी काउज द वाटर लॉगिंग, क्या वाटर लॉगिंग के कारण है और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो देख लीजिए। वाटर लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इरीगेशन में। क्या कारण होता है वाटर लॉगिंग की और कैसे मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो पहला कारण क्या है? ओवर एंड इंटेंसिव इरीगेशन, ओवर एंड इंटेंसिव इरीगेशन, इसके चलते ओवर इरीगेशन जान ही रहे, इंटेंसिव इरीगेशन जान ही रहे, तो ओवर इंटेंसिव इरीगेशन के चलते वाटर लॉगिंग होता है। सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम एडजॉइनिंग हाई लैंड, सीपेज होता है ना हाई लैंड से, उसके चलते भी हो सकता है। दूसरा, तीसरा सीपेज ऑफ वाटर थ्रो अ चैनल, जो चैनल वगैरह होता है ना उससे भी सीपेज हो सकता है, तो उससे भी हो जाएगा। आगे हो जाता है इम्प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्शन, इम्प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्शन, इम्प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। इम्प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्शन, जो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ना, इम्प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्शन जिससे उसके वजह से भी हो सकता है। इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, ये वो हमेशा पूछा जाता है। तो इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज की वजह से आपका वाटर लॉगिंग होता है। एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है उसकी वजह से होगा। फिर इरेगुलर फ्लैट टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी जो है ना इरेगुलर भी होगा ना, कहीं पे ढलान है कहीं पर ऊंचान है, तो उसके वजह से भी हो जाता है वाटर लॉगिंग। अब कैसे कंट्रोल कीजिएगा और देख लीजिए। तो पहला, लाइनिंग ऑफ कैनाल, कैनाल को लाइनिंग कर दीजिए, सीपेज नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन, हाँ एक ही क्रॉप नहीं लगेगा, क्रॉप का रोटेशन कीजिए, उसकी वजह से भी हो जाएगा सही। इफिशियंट ड्रेनेज सिस्टम, हाँ इफिशियंट ड्रेनेज सिस्टम कर दीजिए। प्रोवाइड द इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज, हाँ इंटरसेप्टिंग ड्रेनेज भी प्रोवाइड कर दीजिए, या तो फिर लिफ्ट इरीगेशन यूज कीजिए। ओके, आगे चलते हैं। टाइम ऑफ द कंसंट्रेशन इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द रेन वाटर टू रीच आउटलेट ऑफ द बेसिन। कहने का मतलब जितना वाटर मैक्सिमम टाइम रेन वाटर रीच द आउटलेट ऑफ द बेसिन, आउटलेट ऑफ बेसिन पहुंचने में जितना आउटलेट ऑफ बेसिन को पहुंचने में जितना टाइम लग जाता है ना, उसी को बोलते हैं टाइम कंसंट्रेशन। आउटलेट ऑफ बेसिन पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कंसंट्रेशन। ओके, अब कह रहा था among the classification of the canal based on the alignment criteria identify the canal in which the number of cross drainage works is the maximum contour canal। कहने का मतलब है among the classification of the canal based on alignment criteria identify the canal is which number of cross drainage, जिसमें नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज होता है ना उसको बोलते हैं कंटूर कैनाल, उसे हम बोलते हैं कंटूर कैनाल। नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज होता है उसे हम कंटूर कैनाल बोलते हैं। ओके, द अर्थेन इम्बैकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर्स सम सुटेबल डिस्टेंस ऑफ द फ्लड प्रोटेक्शन आर कॉल्ड लिविस। कहने का मतलब लिविस बोलते हैं। द अर्थेन इम्बैकमेंट्स कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर्स, रिवर्स के पैरेलल होगा, पैरेलल टू द रिवर्स एट सेम सुटेबल डिस्टेंस फ्लड प्रोटेक्शन, फ्लड को प्रोटेक्शन के लिए होता है, उसको बोलते हैं लीवेस, लीवेस बोलते हैं, लीवेस। आगे चलते हैं, क्या है आगे देख लीजिए, लीवेस देख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। हाँ, लेवल ऑफ वाटर, उसको मॉइस्चर टेंशन, द फील्ड कैपेसिटी होता है ना, फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं वाटर अवेलेबल प्लांट्स कैन बी एक्सट्रैक्ट वेरी इजीली। जो फील्ड कैपेसिटी होता है उसमें वाटर बहुत अच्छा से ऑब्जर्व कर लेता है आपका प्लांट्स एंड इजीली अवेलेबल होता है ये प्लांट्स के लिए, तो उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो उसमें मॉइस्चर टेंशन कितना होता है फील्ड कैपेसिटी में? फील्ड कैपेसिटी जिसको आसानी से वो ऑब्जर्व करता है 1/10 टू 1/3, 1/10 टू 1/3 हो जाता है, किसी जो फ्री में अवेलेबल कर देता है, सो 1/10 से 1/3 हो जाता है। अब कह रहा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाटर इज स्टिल अवेलेबल प्लांट्स 50 से 60% फील्ड कैपेसिटी लेवल प्लांट मैनेज द एक्सट्रैक्ट वाटर, तो उसको में एक हो जाता है मॉइस्चर टेंशन। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना, अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो उसको मॉइस्चर टेंशन कितना, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो मॉइस्चर टेंशन कितना 1। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रहेगा तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हाई सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लांट
कैन नॉट स्ट्रेस्ड वाटर, तो 60 से 8 हो जाएगा। कहने परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट रहेगा तो उसमें हाई सॉइल मॉइस्चर टेंशन प्लांट कैन नॉट बी स्टेट दिस वाटर, अगर नहीं स्टेट कर पा रहा है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है तो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में क्या होता है 7 से 8 हो जाता है मॉइस्चर टेंशन परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में। तो याद कीजिए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में कितना होता है 7 से 8। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट में कितना होता है मॉइस्चर टेंशन परमानेंट में ना 1/10 से लेकर 1/3 देख लिए, फिर 1 देख लिया, फिर 1 के बाद देख लीजिए 7 8 किसका लिए परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ स्पिलवे प्रीफर्ड वेयर द लॉन्ग ओवरफ्लो क्रिएस्ट डिजायर्ड साइड चैनल स्पिलवे, कहने का टाइप ऑफ द स्पिलवे प्रीफर्ड वेयर द लॉन्ग ओवरफ्लो ओवरफ्लो क्रिएस्ट डिजायर्ड साइड चैनल स्पिलवे, कहने का मतलब है कि द टाइप ऑफ स्पिलवे प्रीफर्ड लॉन्ग ओवरफ्लो के लिए किसको प्रीफर्ड करते हैं तो उसको साइड चैनल स्पिलवे को। आगे देख लीजिए, हाँ यहाँ पे ही याद करना है कि बेस पीरियड किसका सबसे ज़्यादा होता है, शुगर केन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद कॉटन का हो जाता है, उसके बाद किसका हो जाता है राइस का, फिर व्हीट का, फिर मैज का आ जाता है। शुगर केन कितना होता है 320 और कॉटन का 200, बाकी राइस का जानते हैं 120 हो जाता है। तो शुगर केन कितना होता है सबसे ज़्यादा होता है बेस पीरियड कितना 320 होता है, कॉटन 200 होता है। 320 शुगर केन का कितना होता है 320 है, और बाकी 320 फिर हो जाता है 200, उसके बाद 120 हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन बिटवीन द टॉप of the dam and normal reservoir level is called normal freeboard, कहने का मतलब है the difference in the elevation between top of the dam and normal reservoir level is called normal freeboard। ओके, फ्रीबोर्ड हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे परमिएबल वेलोसिटी क्या होगा, जैसे मतलब आप बताएं कि लाइनिंग ऑफ करें हम कैनाल को तो 3 तरह से लाइनिंग कर सकते हैं, कंक्रीट से कर सकते हैं, फिर बॉल्डर से कर सकते हैं, उसके बाद बर्न्ट क्ले लाइनिंग कर सकते हैं। तो अगर बाई द वे कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग रहेगा तो अगर कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग रहेगा तो 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है परमिएबल वेलोसिटी। कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग कहेंगे तो कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट सीमेंट लाइनिंग कहेंगे तो 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी। बर्न्ड क्ले टाइल लाइनिंग होगा तो बर्न्ट क्ले हो जाता है ना जला हुआ, तो बर्न्ट क्ले टाइल लाइनिंग हो जाता है तो बर्न्ट क्ले 1.8 मीटर पर सेकंड होता है। बॉल्डर लाइनिंग हो जाता है तो 1.5, बॉल्डर जो होता है ना बॉल्डर लाइनिंग हो जाता है सो 1.5 हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सेक्शन इज यूज्ड टू कैरी डिस्चार्ज एबव द 50 क्यूबिक ट्रेपोजॉइडल, कहने का मतलब है कौन सा कैनाल सेक्शन जो होता है यूज करता है कैरी द डिस्चार्ज एबव द 50 क्यूबिक से ज़्यादा डिस्चार्ज को कैरी करने के लिए कौन सा कैनाल ट्रेपोजॉइडल कैनाल 150 से ज़्यादा ट्रेपोजॉइडल कैनाल। ओके, द क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, अब क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी डिफाइन द रेशियो ऑफ यूज इफिशियंसी को रेशियो बताइए। द क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का रेशियो यील्ड ऑफ क्रॉप अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लेटेड बाय द क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन, मैंने यील्ड ऑफ क्रॉप को विकास में जितना वाटर आपको डिप्लेटेड करता है ना क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन में तो उसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है वाटर यूज इफिशियंसी, जो वाटर को यूज नहीं करता है तो वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है यील्ड ऑफ क्रॉप के विकास में जितना आपको मैंने पानी लगता है इवोपोट्रांसपिरेशन में उसको बोलते हैं क्रॉप यूज इफिशियंसी। यील्ड ऑफ क्रॉप में वाटर यूज क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी क्या होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, तो उसको मतलब डिप्लीटेड करने में विकास करने में जितना भी आपको मतलब उसमें पानी लगता है ना जितना भी तो उसको बोलते हैं क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन। ओके ना, क्रॉप इवोपोट यील्ड ऑफ क्रॉप इवोपोट्रांसपिरेशन में लगता है जो। ओके, वाटर यूज इफिशियंसी। देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, अगर बोला कैनाल बेड दिया है 208 मीटर ऐसे दे देगा, कैनाल बेड दे देगा, फिर उसके बाद ड्रेनेज बेड दे देगा और उसमें कुछ वर्टिकल गैप भी दे देगा। अब कैनाल बेड कह रहा है कि 208 है और हाई फ्लड लेवल ड्रेनेज कितना है 215 है, तो नीचे कौन हुआ, अगर भाई जिसका ज़्यादा है उसको ऊपर रख लीजिए, जिसका कम उसको नीचे रख दीजिए, कैनाल बेड नीचे आ जाएगा। ओके, वैसे फ्लड जो होता है ना फ्लड लेवल जो होता है 215 है तो ऊपर हो जाएगा, और वर्टिकल गैप 7 देवे किया है। तो आप ध्यान लगाइए कि अगर भाई ऊपर नहर होता है तो क्या होता है और ऊपर नदी रहता है तो क्या होता है, अगर ऊपर नहर होता है एक्वेडक्ट हो जाता है, साइफन एक्वेडक्ट होता है। अगर ऊपर बाय द वे नदी है नीचे नहर है तो कुछ सुपर पासेज है तो साइफन सुपर पासेज। तो इसमें तो भाई देख लीजिए क्या है ऊपर क्या है, ऊपर आपका कुछ ही हो गया ड्रेनेज, तो नदी ऊपर हो गया नीचे नहर हो गया, तो इसको हम सुपर पासेज कहेंगे क्योंकि वर्टिकल गैप है। वर्टिकल गैप नहीं रहता तो साइफन जाता। ओके, द कैपेसिटी ऑफ द इरिगेशन कैनाल फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे हम फिक्स करते हैं इरिगेशन कैनाल को, कैपेसिटी ऑफ द इरिगेशन कैनाल फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम इरिगेशन कैनाल को फिक्स करते हैं, तो कल्टीवेबल कमांडेड एरिया पे एंड वाटर ट्रांसमिशन लॉसेस पे,
कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया पे किस पे करते हैं फिक्स्ड, कल्टीवेटेड कमांडेड एरिया पे आओ, फिर वाटर लॉसेस पे, फिर ट्रांसमिशन में जो ले जाने वाटर जो लॉस होता है से पे, फिर ड्यूटी ऑफ वाटर पे, फिर ड्यूटी ऑफ वाटर पे, फिर टाइम फैक्टर पे, 3 बात पे, कल्टीवेशन कमांडेड एरिया पे, कल्टीवेबल कमांडेड एरिया पे, फिर जो लॉस होता है उसको, फिर ड्यूटी ऑफ वाटर पे, उसके बाद टाइम फैक्टर पे। ओके, आगे चलते हैं। द अवेलेबल मॉइस्चर इज द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। कहने का अवेलेबल मॉइस्चर किसके लिए होता है, फील्ड कैपेसिटी होता है ओ, और उसके बाद कहने का मतलब अवेलेबल मॉइस्चर डिफरेंस द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी। वाटर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के भी तो ना, वाटर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी, वाटर कंटेंट एंड फील्ड कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है ना उसको परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट बोलते हैं, पीडब्ल्यूपी बोलते हैं। तो पीडब्ल्यूपी किसके बीच में आता है, फील्ड कैपेसिटी और वाटर कंटेंट। पहले वाटर कंटेंट उसके बाद फील्ड कैपेसिटी, वाटर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच, वाटर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में आता है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट द इवोपोट्रांसपिरेशन नीड्स, माने इवोपोट्रांसपिरेशन में जो नीड्स होता है सो क्रॉप ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ इज कॉल्ड कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। उसको बोलते हैं कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं, कंजप्टिव बोल रहे हैं। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट इवोपोट्रांसपिरेशन नीड्स ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग द फुल ग्रोथ इज कॉल्ड, मैंने फुल ग्रोथ में जितना इवोपोट्रांसपिरेशन लगा है उसको कंजप्टिव इरिगेशन। हाँ, आपको पता है कि इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों होता है, तो उसको हम कंजप्टिव यूज बोलते हैं। ओके, चलिए थैंक यू, अपना कंप्लीट हुआ। सो